नमस्कार दोस्तों, विकी की पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपको भारत में मानव पूंजी निर्माण में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा कि मानव विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है। इससे पहले मैं आपको मानव पूंजी क्या होती है, मानव पूंजी निर्माण क्या होता है, मानव पूंजी निर्माण के स्रोत, मानव पूंजी निर्माण की समस्याएं और आर्थिक समृद्धि में मानव पूंजी निर्माण की क्या भूमिका है, ये सब पढ़ा चुका हूं पहले 2 पार्ट में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके आप प्लेलिस्ट प्राप्त कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि शिक्षा यानी एजुकेशन की मानव पूंजी निर्माण में क्या भूमिका है, यानी इसका क्या महत्व है, यानी किस प्रकार शिक्षा मानव पूंजी निर्माण में सहायक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से आपसे फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा 2021 में होने वाले एग्जाम में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करें। तो चलिए फाइनली हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहला पॉइंट कि शिक्षा लोगों की उत्पादकता और सृजनात्मकता को बढ़ाती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि उत्पादकता क्या होती है और फिर आपको समझना पड़ेगा कि सृजनात्मकता क्या होती है और शिक्षा इन दोनों को किस प्रकार एक मानव में विकसित करती है, यानी इसमें वृद्धि करती है। तो उत्पादकता का मतलब होता है मेरे दोस्तों कि किसी सीमित संसाधन का यानी कम से कम संसाधन से अधिक उत्पादन प्राप्त करना। जैसे मान लीजिए आपके पास एक मशीन है, ठीक है, कपड़े सिलने की एक मशीन है, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। उस मशीन से आप केवल 5 जोड़ी कपड़े सिल पाते हैं एक हफ्ते में, परंतु आप कुछ ऐसी टेक्निक का प्रयोग करते हैं कि महीने में यानी एक हफ्ते में 5 की जगह पे आप 10 या फिर 15 जोड़ी सूट सिल पा रहे हैं, मान लीजिए आप। तो यानी संसाधन आपका उतना ही है, पर आपने तकनीक के बलबूते आपका उत्पादन क्या हो गया, बढ़ गया। एक और एग्जांपल दूं, मान लीजिए पहले एक किसान था और उसका इतना बड़ा खेत था, मान लीजिए आप ऐसा, इसमें वो 2 टन गेहूं पैदावार कर पा रहा था, परंतु मान लीजिए उसने टेक्निक में कुछ ऐसा परिवर्तन किया जिससे क्या हुआ, इसमें 2 की जगह पे 6 टन गेहूं पैदा हुआ। तो देखिए संसाधन उतना ही है, बस तकनीक में परिवर्तन करके या कुशलता के माध्यम से हम उसी संसाधन से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसी को दोस्तों हम उत्पादकता कहते हैं। इसको एक और तरीके से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक ट्रेंड जो वर्कर होता है, जिसे ट्रेनिंग दी जाती है, जिसे प्रशिक्षण दिया जाता है, वो ज्यादा काम कर पाता है, ठीक है, परंतु जो अनट्रेन्ड व्यक्ति होता है, जिसे प्रशिक्षण नहीं मिल रखा होता है, वह उसी काम को ज्यादा समय में कर पाता है। तो उत्पादकता का मतलब आप ये ले समझ सकते हैं कि कम से कम संसाधन का प्रयोग करके कम से कम समय में और कम से कम लागत में कर पाने को ही उस व्यक्ति की इसी गुण को हम उत्पादकता कहते हैं, प्रोडक्टिविटी कहते हैं इसको, ठीक है। सृजनात्मकता का मतलब होता है क्रिएशन यानी क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी क्या होती है, अलग सोचना, मतलब नई खोज करना, मतलब अलग ढंग से सोचना। और देखिए दोस्तों, जो शिक्षा है ना, वो एक व्यक्ति को क्या करती है, अधिक उत्पादित, उसकी उत्पादकता में वृद्धि करती है और उसकी सृजनात्मकता में भी वृद्धि करती है, क्योंकि कल्पना वो पढ़ा लिखा व्यक्ति ज्यादा कर सकता है, जिसे साइंस का, मैथ का, भूगोल का क्या हो, ज्ञान हो, वह हिंदी पढ़ सकता हो, इंग्लिश पढ़ सकता हो। तो एक जो शिक्षित व्यक्ति है, उसकी जो उत्पादकता होती है और सृजनात्मकता होती है, निरक्षर व्यक्ति से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं कि पहली क्लास से या प्री प्राइमरी यानी पूर्व प्राथमिक काल से ही अगर हम बात करें, जो नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी है,
तब से लेकर ग्रेजुएशन तक एक व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से हम अपने बच्चों में क्या पैदा करते हैं कि उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो और सृजनात्मकता शक्ति यानी कल्पना शक्ति वो ज्यादा हो, यानी वो नई नई खोजों को विस्तृत कर पाए। तो शिक्षा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से उसके नागरिक क्या होते हैं, अधिक कुशल होते हैं और अधिक कुशलता आने से उनकी उत्पादकता और उनकी सृजनात्मकता में क्या होती है, भूतपूर्व वृद्धि होती है दोस्तों। तो आई होप आपको पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया है कि उत्पादकता क्या होती है और सृजनात्मकता क्या होती है और शिक्षा इसको किस प्रकार इसमें बढ़ोतरी करती है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है कि शिक्षा से अच्छे नागरिकों का निर्माण होता है, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि शिक्षा एक व्यक्ति को सभ्य बनाती है कि किसी से कैसे बात करनी है दोस्तों, अपने देश का सम्मान कैसे करना है, अपने देशवासियों के साथ कैसा सम्मान करना है, अपने देश के प्रति कैसे आदर भाव प्रकट करना है, अपने राष्ट्रीय ध्वज, अपने राष्ट्रीय गीत, अपने राष्ट्रीय पक्षी, ये अपने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो संसद है और मुख्य न्यायालय हैं, उन सभी संवैधानिक संस्थाएं और संवैधानिक पदों का सम्मान जो करना है और किस प्रकार अपने कर्तव्यों को और अपने उत्तरदायित्वों को और अपने अधिकारों को कैसे वहन करना है, ये सब एक शिक्षा बच्चों में ये गुण पैदा करती है। तो जो एक शिक्षित व्यक्ति होता है ना, वो एक अच्छा नागरिक भी होता है, क्योंकि उसे अपने अधिकार, अपने उत्तरदायित्व, उसे लोकतंत्र, इस सभी के बारे में उसे पता होता है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा से अच्छे नागरिकों का क्या होता है दोस्तों, निर्माण होता है। तो आई होप आपको सेकंड पॉइंट भी समझ में आया है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। यहाँ पे लिखा है कि शिक्षा देश के संसाधनों के उचित प्रयोग में सहायक होती है, क्योंकि दोस्तों देखिए शिक्षा में ही एक विषय आता है अर्थशास्त्र, जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं। और अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र एक ऐसी विधा है, एक ऐसी साइंस है जिससे हम अपने दुर्लभ संसाधन जिनका वैकल्पिक प्रयोग भी है, क्योंकि अगर कोई संसाधन इस प्रगति में कम है हमारी मांग की तुलना में, अगर उसका एक ही कार्य में प्रयोग किया जाए तो फिर तो कोई समस्या नहीं है। परंतु दोस्तों अर्थशास्त्र उन संसाधनों पे बहुत ज्यादा फोकस करता है, एक पहले तो वो दुर्लभ हो और दूसरा उनका वैकल्पिक प्रयोग हो। तो अर्थशास्त्र हमें ये बताता है कि हम अपने सीमित संसाधनों को किस प्रकार प्रयोग करें, कि उनका किस प्रकार उसका वितरण करें कि एक उपभोक्ता, एक उत्पादक और एक समाज, तीनों पक्षों के आर्थिक जो लक्ष्य हैं, भले वो एक देश के लक्ष्य हों, संस्थागत उद्देश्य हों या व्यक्तिगत उद्देश्य हों, उन सभी उद्देश्यों की क्या हो, प्राप्ति हो। क्योंकि शिक्षा में ही हमें क्या नॉलेज मिलती है, अर्थशास्त्र की, और अर्थशास्त्र ही दोस्तों लिमिटेड रिसोर्सेज का कैसे बेस्ट यूटिलाइज किया जाता है जिससे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके। तो ये हमें अर्थशास्त्र बताती है, यानी ये हमें शिक्षा ही बताती है। क्योंकि दोस्तों अगर शिक्षा ना होना, एक मानव और एक जानवर, इन दोनों में अगर कोई अंतर है ना, तो वो केवल शिक्षा का ही है दोस्तों। अगर आज मानव पूरी धरती पे उसका वर्चस्व है, उसका एकाधिकार है, वो हर फील्ड में बाकी जानवरों से आगे है, तो उसका बहुत बड़ा कारण है मस्तिष्क और शिक्षा। क्योंकि मस्तिष्क क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और उस मस्तिष्क को और पावरफुल बनाने का काम करती है शिक्षा,
जो कि मस्तिष्क को पावरफुल बनाती है। तो नेचुरल सी बात है, मस्तिष्क पावरफुल होगा, ब्रेन डेवलप होगा, तो नई नई इन्वेंशन होगी, नई नई खोजें होंगी, जिससे देश में आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के नए नए मार्ग खुलेंगे। तो दोस्तों, शिक्षा ना किसी भी देश की ना रीढ़ की हड्डी होती है। आप ये समझ लीजिए, जो देश, जो राष्ट्र जितना शिक्षित होगा ना, उसके पास उतनी ही मानव पूंजी निर्माण होगी, और जितना अधिक मानव पूंजी निर्माण उसके पास होगा, उतना ही उसका आर्थिक समृद्धि दर बढ़ेगी। और आर्थिक समृद्धि दर बढ़ने से दोस्तों, उसकी जो आर्थिक विकास है वह बहुत तीव्र गति से होगा। क्योंकि शिक्षा है ना, आपके मस्तिष्क की जो कल्पना शक्ति है और आपके स्वभाव, आपकी जितनी भी चीजें हैं ना, शिक्षा एक तरीके से मानव जीवन में अमृत का कार्य करती है। क्योंकि दोस्तों, तभी मैं आपसे कहता हूं कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। क्योंकि आज भी भारत में बहुत सारे लोग निरक्षर हैं, जिसकी वजह से दोस्तों भारत उतनी तेजी से गति नहीं कर पा रहा है जितनी तेजी से उसे गति करनी चाहिए थी। और आपको अपने भारत, और मुझको भी अपने भारत, यानी हम सबको अपने भारत को पढ़ने और पढ़ाने में योगदान देना चाहिए। तो दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी आवश्यकता हो उन्हें ज़रूर शेयर करें, ताकि इस चैनल का तो भला हो और साथ में हमारे देश भारत का भी भला हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि जो शिक्षा है ना, वो विज्ञान यानी साइंस, प्रौद्योगिकी के विकास में सहायक है। क्योंकि दोस्तों, पढ़ा लिखा व्यक्ति ही, एक शिक्षित व्यक्ति ही साइंस का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकता है, जो कि उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। न केवल आर्थिक गतिविधियों के लिए, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हर पक्ष, कोई भी मानव है उसका, भले वो सांस्कृतिक पक्ष हो, भले उसका वो सामाजिक पक्ष हो, या राजनीतिक या फिर आर्थिक, साइंस सब में मदद करेगा। और साइंस किसका पार्ट है? शिक्षा का। और शिक्षित व्यक्ति साइंस का प्रयोग करके आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को बहुत तेजी से बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, आज आप देख सकते हैं कि जो पश्चिम के देश हैं, जैसे कि अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ठीक है, ये जितनी भी कंट्रीज हैं, ब्रिटेन, ये इतनी डेवलप क्यों है? क्योंकि इनकी जो साइंस और टेक्नोलॉजी है ना, वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, जिसकी वजह से इनका जो उत्पादन है वो लगातार बढ़ रहा है, जिससे इनकी आर्थिक समृद्धि दर बढ़ रही है। तो राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, देशीय आय बढ़ रही है, जिससे प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से जो मानव विकास है, यानी जो आर्थिक विकास है, वो बहुत ही तीव्र गति से हो गया है। ये पूर्वी देशों से लगभग 20 से 30 साल आगे हैं दोस्तों। उसका श्रेय जाता है एजुकेशन को, क्योंकि वो ज़्यादा एजुकेटेड थे, जिससे उन्हें साइंस का और टेक्नोलॉजी का ज़्यादा ज्ञान होने से वहाँ पे औद्योगिक क्रांति आ गई दोस्तों। अभी आप देख रहे हैं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप उससे पढ़ रहे हैं, भले आप इस दुनिया के किसी भी कोने में हो। तो ये किसकी देन है? विज्ञान और टेक्नोलॉजी की तो देन है दोस्तों। तो कभी आपने सोचा था इससे पहले कि कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी होगा जहाँ पे हम दूर बैठकर भी किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं? तो ये सब किसके वजह से काबिल हो पाया है? ये मस्तिष्क ने किया, और मस्तिष्क को बूस्ट करने का काम करती है हमारी एजुकेशन। तो दोस्तों, एजुकेशन यानी शिक्षा मील का पत्थर साबित होती है एक देश में मानव पूंजी निर्माण को करने में। आई होप आपको ये बातें समझ आ रही है। अगर आपको ये अभी तक समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। 5वां पॉइंट है कि लोगों के व्यक्तित्व के विकास में सहायक मानसिक विकास हो।
सामाजिक विकास हो, भाषात्मक विकास हो, यानी कुल मिला के कहूं तो मैं सर्वांगीण विकास यानी ओवरऑल डेवलपमेंट करने में एजुकेशन बहुत बड़ा रोल करती है। भले किसी बच्चे का या किसी व्यक्ति का सामाजिक विकास की बात करें, सांस्कृतिक विकास की बात करें, भावात्मक विकास की बात करें, किसी भी पक्ष की बात करें, आर्थिक विकास की बात करें, शारीरिक विकास की बात करें, हर तरीके से शिक्षा मानव को एक जानवर से मानव बनाने का कार्य करती है दोस्तों। क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र ऐसी चीज है जो एक अनपढ़ मतलब एक बिल्कुल दुर्लभ से मतलब एक निर्बल से दिखने वाले व्यक्ति को भी महान बना देती है दोस्तों। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा आपसे ये कहूँगा कि लाइफ में कभी भी पढ़ना ना छोड़े, क्योंकि जब आप पढ़ना छोड़ देंगे ना तो समझ लेना कि आपका उस दिन से पतन होना स्टार्ट होगा। क्योंकि सीखना बंद यानी जब तक आप जियोगे तो रोज कुछ ना कुछ जरूर सीखते रहें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि सीखना बंद तो भैया सब कुछ बंद, आप इस बात को समझिए। देखिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हिल गया स्लाइड। छठा पॉइंट देखते हैं, कौशलों के विकास में सहायक। देखिए दोस्तों, कौशल मतलब स्किल, जैसे कंप्यूटर चलाना, इंग्लिश बोलना, कोडिंग करना, ठीक है। मैंने क्या कहा, सर्वे करना, डाटा कलेक्शन करना, किसी भी फील्ड की बात कर लो यार आप, किसी भी फील्ड की, मतलब शिक्षा एजुकेशन आपके कंप्यूटर नॉलेज में, आपकी कोडिंग की नॉलेज में, आपकी लैंग्वेज की नॉलेज में, हर फील्ड में आपको, आपकी हर स्किल में आपको क्या करेगी, मदद करेगी। एक एजुकेटेड व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो हायर होता है इन कंपैरिजन ऑफ एक इलिटरेट पर्सन के, यानी अनपढ़ व्यक्ति के। तो समझिए मेरी इस बात को कि शिक्षा मानव में कौशलों का भंडार कर देती है। क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत जल्दी कोई भी चीज सीखने में सफल रहता है और नई नई स्किल को सीखने में सफल रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक समय था जब मुझे कंप्यूटर नहीं आता था, ठीक है, बट मैं पढ़ा लिखा हूँ, इस वजह से मैंने बहुत ही कम समय पे टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी सीख लिया क्योंकि मेरे पास एजुकेशन थी। तो एक अनपढ़ व्यक्ति के कंपैरिजन में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में, किसी भी नई स्किल को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा उसको आसानी होती है। क्योंकि उसकी जो बेसिक जो आधार है, उसका जो बेस है, वो शिक्षा की वजह से बहुत स्ट्रांग होता है दोस्तों। अब इतना तो आपको आई थिंक समझ में आया है। अब मैं आपको आगे बढ़ के दिखाता हूं। अब मैं आपसे ये बात करूंगा कि शिक्षा में और स्वास्थ्य में वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं भारत में जो कार्यरत है, जो मानव पूंजी निर्माण में या मानव विकास में बहुत ज्यादा मदद कर रही है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमारी जो संसद है, जिसमें लोकसभा या राज्यसभा होती है और राष्ट्रपति होते हैं, और एक हमारी विधानमंडल होता है राज्य में, जिसमें हमारा राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधान परिषद होता है। उसमें एक नीति निर्देशक तत्व होते हैं। क्या होते हैं? नीति निर्देशक तत्व, जो हर देश की सरकार, भले वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो ऐसी करने की कोशिश करेगी। तो नीति निर्देशक तत्व में भी ना दोस्तों मानव पूंजी निर्माण में आर्थिक विकास का लक्ष्य और साधन दोनों ही है। क्योंकि मानव पूंजी निर्माण के बिना कोई भी देश आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास करने की सोच भी नहीं सकता। तो जिसके कारण भारत में मानव संसाधन विकास संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। तो इससे मतलब क्या, ये शामिल क्यों किया गया है? क्योंकि ताकि सभी व्यक्तियों को क्या मिल सके, शिक्षा मिल सके, बेहतर शिक्षा मिल सके, बेहतर स्वास्थ्य मिल सके, प्रशिक्षण मिल सके, ताकि वह अपने जीवन में अपने देश की आर्थिक गतिविधियों में अधिक योगदान दे सके, जिससे देश में आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में वृद्धि लाने में वो क्या रहे, सहायक रहे।
तो इसलिए दोस्तों भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में हमें मानव पूंजी निर्माण को इसलिए शामिल किया गया ताकि सरकार इसे प्राप्त करने में और इसको करने में कोई भी कोताही ना बरते। अब बात करते हैं कि भारत के केंद्र और राज्य, क्योंकि एक केंद्र सरकार होती है जो संपूर्ण देश में राज्य करती है, जो कि आज की डेट में बीजेपी है यानी एनडीए है, ठीक है, और एक राज्य सरकार होती है, अगर दिल्ली में कहें तो आम आदमी पार्टी की सरकार। स्तरों पर शिक्षा मंत्रालय होते हैं, केंद्र मतलब एक मानव संसाधन मंत्रालय होता है, मानव संसाधन जिसे एचआरडी मिनिस्ट्री कहते हैं, और एक राज्य होता है जैसे दिल्ली का अपना है या यूपी का अपना है, ठीक है, और एक एनसीईआरटी जिसका ये मटेरियल मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सपोर्ट मटेरियल है एनसीईआरटी का ही, जिसे हम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद कहते हैं, एनसीईआरटी कहते हैं। ये नेशनल लेवल की जितनी भी बुक्स हैं, भले वो झारखंड बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, एनसीईआरटी नेशनल लेवल पे केंद्र सरकार के अधीन है। और ऐसे ही दोस्तों यूजीसी होता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो कि भारत में प्राइवेट कॉलेज हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज हो उसको मान्यता देता है। और भारत के पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की जितनी भी किताबें हैं एनसीईआरटी की, वो छापने का काम करता है एनसीईआरटी, ठीक है। और ऐसे ही दोस्तों अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद होता है जिसे AICTE कहते हैं, यानी ये वो राष्ट्रीय स्तर पर यानी केंद्र स्तर पर वो संस्थाएं हैं। एनसीईआरटी हो जाए, एनसीईआरटी हो गई, ठीक है, एनसीईआरटी जिसका मैं आपको ये कंटेंट पढ़ा रहा हूं, या फिर यूजीसी हो गई, यूजीसी, या फिर AICTE हो गई, ठीक है। ये तीन वो केंद्रीय संस्थाएं हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है, जो भारत में मानव पूंजी निर्माण में योगदान दे रही है। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब इसके बाद देखते हैं कि भारत में केंद्रीय और राज्य स्तरों पर स्वास्थ्य मंत्रालय तथा ICMR यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद स्वास्थ्य क्षेत्र का नियमन करते हैं। यानी अभी आप जानते हैं कि कोवैक्सीन या जितनी भी रिसर्च कर रही है कोरोना वैक्सीन की, उसको लीड कौन कर रहा है? ICMR एक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय होता है और एक राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय होता है। जैसे दिल्ली का अपना स्वास्थ्य मंत्रालय है और पूरे देश का भी है, तो दोनों स्तर पे तो बात होती है। और साथ में इन पर एक संवैधानिक संस्था है जिसे हम क्या कहते हैं? ICMR कहते हैं, जो कि स्वास्थ्य सेवाओं को स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी मानव पूंजी निर्माण हो पाएगा। तो देखिए शिक्षा के क्षेत्र में ये तीन इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं जो नियमन करती हैं और निर्धारण करती हैं। नियमन यानी किसी का भी पंजीकरण करना हो या किसी का भी कहते हैं नियंत्रण करना हो तो राष्ट्रीय स्तर पे ये तीनों संस्थाएं करती है। और जबकि कहते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी होता है और राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय भी भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय मतलब स्वास्थ्य सेवाओं की देखरेख करती है, नियमन करती है, ताकि भारतीय व्यक्तियों का स्वास्थ्य सही रहे, ताकि मानव पूंजी निर्माण बना रहे, यानी तीव्र गति से बढ़े। पेयजल की उपलब्धता तथा सफाई सुविधाओं का प्रदान स्वस्थ जीवन की बुनियादी आवश्यकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक अगर स्वच्छ पानी नहीं होगा पीने योग्य और हमारे आसपास का जो एरिया होगा वो साफ सुथरा नहीं होगा, तो आप ये मान लीजिए आपकी जो मूलभूत आवश्यकता है वो पूर्ण नहीं होगी और आप क्या रहेंगे? बीमार रहेंगे, जिसके वजह से आपकी स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो नेचुरल सी बात है आपका व्यक्तित्व का जो विकास होना है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा, आप शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाओगे और मानव पूंजी निर्माण के बदले उसका मतलब विनिर्माण होगा, यानी उसका ह्रास होगा। तो इसलिए दोस्तों स्वच्छ जल और साफ सफाई भी बहुत जरूरी है एक देश में मानव पूंजी निर्माण के लिए। राज्य सरकारें और शहरी स्थानीय निकाय जिसे आप एमसीडी के नाम से जानते हैं, दिल्ली में एक नॉर्थ एमसीडी है, ईस्ट एमसीडी और एक साउथ एमसीडी है, उसके लिए उत्तरदायी होती है। यानी साफ पानी उपलब्ध कराना शहरों में, ठीक है, किसके ऊपर है? ये एमसीडी के, यानी मतलब स्वास्थ्य की सेवाएं देना एमसीडी का काम होता है। स्वास्थ्य
और सैनिटरी, स्वास्थ्य सैनिटरी यानी साफ सफाई, स्वास्थ्य सैनिटरी साफ सफाई हो गई, और शिक्षा, ये तीनों का काम करती है शहरी स्थानीय निकाय। ठीक है, और साफ जल उपलब्ध कराना और गलियों में सड़कें बनाना भी इनका एक काम होता है दोस्तों। मैं इतना इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैंने एमसीडी में जॉब कर रखी है। ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल यानी पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ग्रामीण स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन पेय जल आपूर्ति विभाग को सौंपी गई है। यानी दोस्तों जब तक स्वास्थ्य मतलब स्वच्छ पानी नहीं होगा, साफ सफाई नहीं होगी, शिक्षा नहीं होगी, स्वास्थ्य नहीं होगा और उनका नियमन और निर्धारण करने के लिए संस्थाएं नहीं होगी तो देख रेख कैसे होगी दोस्तों। तो ये वो संस्थाएं हैं जो इनको कराने की, जिन पे क्या होती है, जिम्मेदारी होती है दोस्तों। मेरी बात समझ आ रही है? मंत्रालय, ये वो संस्थाएं हैं जो भारत में मानव पूंजी निर्माण में क्या है, सहायक हैं और मतलब कोशिश कर रही है भारत में मानव पूंजी निर्माण की। अब बात करते हैं कि भारत में शिक्षा क्षेत्र का विकास। देखिए आप जानते हैं कि भारत को सन 1947 में 15 अगस्त 1947 में ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिली। तब से लेकर अब तक, यानी आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और 1 अप्रैल 1951 में हमारी पहली पंचवर्षीय योजना आरंभ की गई। तब से लेकर अब तक माध्यमिक प्रारंभिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पर, माध्यमिक स्तर पर और उच्च स्तर पर क्या क्या प्रयास किए गए हैं, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि शिक्षा देश के सामाजिक और आर्थिक विकास का एक प्रमुख कारक है। क्योंकि दोस्तों व्यक्ति यानी बच्चे या व्यक्ति अगर पढ़े लिखे होंगे तो वो एक दूसरे के धर्म का, एक दूसरे की जाति का, एक दूसरे की रीति रिवाजों का, परंपराओं का सम्मान करेंगे तो उनमें सामाजिक गुण उत्पन्न होंगे और साथ में दोस्तों अपने वो जीवन निर्वाह के लिए वो क्या कर पाएंगे, कोई साधन, कोई रोजगार, कोई बिजनेस भी कर पाएंगे तो उनका आर्थिक पहलू भी मजबूत होगा। और शिक्षा उनके सामाजिक विकास में और आर्थिक विकास में एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कारक साबित होता है दोस्तों। इसीलिए हर देश की सरकार ये कोशिश करती है कि शिक्षा पे अधिक से अधिक व्यय किया जाए और प्रत्येक जन को शिक्षा मुहैया कराई जाए जिससे उसका भी विकास हो और देश का भी विकास हो। एक देश अच्छी शिक्षा प्रणाली ना देकर कुशल और प्रशिक्षित व्यक्तियों का निर्माण करती है बल्कि वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी को भी बढ़ावा देती है। ऐसा मत समझिए कि केवल शिक्षा देने से एजुकेशन सिस्टम केवल एक कुशल और प्रशिक्षित व्यक्ति को ही बनाता है, नहीं, वो साइंस यानी न्यू इन्वेंशन, न्यू रिसर्च और टेक्नोलॉजी को भी प्रोत्साहित करता है। यानी शिक्षा हमें कुशल श्रमिक, प्रशिक्षित श्रमिक तो देते हैं और साथ में दोस्तों साइंस में और टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज्यादा विकास में सहायक है। ये बात कहना चाह रही है, ये लाइन आपको समझ आई होगी आई थिंक। भारत में शिक्षा क्षेत्र के विकास की निम्न दशाएं हैं। अब कैसे, तब से लेकर अब तक देखिए, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल शिक्षा को मिलाकर प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं। यानी प्राथमिक मतलब पहली से लेकर 8वीं तक, माध्यमिक मतलब 9वीं से लेकर 12वीं तक, ठीक है, को मिलाकर हम प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं इसे, ठीक है। ये कहना चाह रही है ये लाइन। 50 से 51 में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की संख्या 2.23 लाख थी जो 10 और 11 में बढ़कर 12.96 लाख हो गई। तो देख ही रहे हैं आपकी स्कूलों की जो जनसंख्या है, जो संख्या है उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। इतनी भी कम है, अभी भी बहुत ज्यादा कमी है स्कूलों की, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वहां पे बहुत दूर दूर तक बच्चों को पैदल चल के जाना पड़ता है, कई सारी नदियां झरने पार करने पड़ते हैं तब जाके वो पहुंचते हैं। मैंने कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं। बट फिर भी आप देखें कि 50 साल से, और अगर आप देखें कि लगभग 50-60 साल में काफी वृद्धि की है अगर आप विकासशील देश के हिसाब से देखें तो। यानी
2.25 लाख यानी 2.25 लाख स्कूल से मतलब लगभग 13 लाख स्कूल बन गए। तो आप 3 मान ले, आप राउंड फिगर में भी, तो इसे 13 मान ले तो भी 10 लाख स्कूलों में वृद्धि हुई है। तो अच्छी बात है ये। अब प्रारंभिक शिक्षा यानी 1 से लेकर 8वीं तक 6 से 14 वर्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा कर दी गई है। यानी राइट टू एजुकेशन दे दिया गया है 2009 के कानून में। अब प्रारंभिक शिक्षा को कानून बना दिया गया है दोस्तों। अगर कोई पिता अगर ऐसा नहीं करता, अभिभावक नहीं करता है कि वो अपने छात्र की अपने बच्चे की इतनी एज और उसको नहीं पढ़ाने भेजता और वो काम उससे करवाता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि अब ये उसका मौलिक अधिकार बन गया है दोस्तों। आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद शिक्षा में वृद्धि करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल की तरफ आए, तो बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए। जैसे 1995 में चलाया गया मिड डे मील योजना। आप जानते हैं कि स्कूल में अब बच्चों को दोपहर का खाना खिलाया जाता है, 1995 में चालू किया गया, और इससे काफ़ी हद तक स्कूल में जो ग्रामीण क्षेत्र और मजदूर वर्ग के जो बच्चे थे वो स्कूल की तरफ अग्रसर हुए, यानी उन एडमिशन में वृद्धि हुई है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1991 में हुई, जिसने जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर शिक्षा के कार्यक्रम बनाए, जिससे शिक्षा में जो एडमिशन था उसमें काफ़ी वृद्धि आई और साक्षरता दर में भी वृद्धि देखने को मिली। सर्व शिक्षा अभियान जो कि 2000 में चालू हुआ था दोस्तों, जिसके आपको टीचर भी देखने को मिलते हैं स्कूलों में। सर्व शिक्षा अभियान के एसएससी, इसे शॉर्ट में एसएससी कहते हैं, उसके टीचर्स होते हैं जिनका पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत सर्व शिक्षा अभियान का ये डायलॉग था जो 2000 में चलाया गया था। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009, जिसमें के तहत मैंने अभी आपको बताया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है सरकारों के द्वारा, जिससे बच्चे का वो मौलिक अधिकार बना दिया एक तरीके से। आगे बात करते हैं माध्यमिक स्तर पर। अब भाई माध्यमिक स्तर यानी 9वीं से लेकर 12वीं क्लास की बात कर रहे हैं। 1 से लेकर 8वीं तक को हम प्राथमिक कहते हैं और 9 से लेकर 12वीं तक के हम इसे माध्यमिक कहते हैं, सीनियर सेकेंडरी कहते हैं, याद रखना आप। तो देखिए 1950 से 51 जब देश की पहली संविधान लागू हो गया था तो 7400 माध्यमिक स्कूल थे, जिनमें से विद्यार्थियों की संख्या 14,08,000 थी, है ना, इतनी संख्या थी, जो कि 9-10 में बढ़कर देखिए जनसंख्या 9-10 में माध्यमिक स्कूलों की संख्या बढ़कर 1.90 यानी 1,90,000 लाख हो गई, है ना। ये बात आप समझ रहे हैं कितनी ज्यादा वृद्धि हुई है। कुछ गड़बड़ लग रही है इस डाटे में, ठीक है, कोई बात नहीं। और जनसंख्या देखिए बच्चों की जो संख्या है वो कितनी बढ़ गई, देखिए 14,08,000 थी और बढ़ के क्या हो गई 441 लाख हो गई। तो विद्यार्थियों की जनसंख्या में भी यानी संख्या में भी वृद्धि हुई है और विद्यालयों की संख्या पहले 7,000 के करीब थे और वो बढ़ के अब 1 यानी लगभग 2 लाख के करीब हो गए। तो आपने देखा कि विद्यार्थियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है और विद्यालयों की भी संख्या में वृद्धि हुई है। जितनी विद्यालयों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाई है, बट फिर भी काफ़ी आप कह सकते हैं कि हुई है। अब इसके बाद बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र के विस्तार के लिए निम्नलिखित जो संस्थाएं हैं वो कार्यरत हैं। तो देखिए आपने NVS, एक KVS होते हैं केंद्रीय विद्यालय और एक NVS होते हैं नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय में प्रतिभाशाली बच्चों का एडमिशन होता है जो कि टॉप करते हैं अपने विद्यार्थी, हाई परसेंटेज एडमिशन होता है। इसमें बहुत टफ कंपटीशन है नवोदय विद्यालय में, जिसे NVS कहते हैं। और एक KVS होते हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा ऑपरेट किए जाती हैं। दोनों केंद्र सरकार की संस्थाएं हैं। NCERT जो किताब और करिकुलम और को करिकुलम एक्टिविटी और सारी
देख रेख यही करती है कि जो हमारा करिकुलम होता है, जो सिलेबस होता है, किताबें, हर चीज़, सपोर्ट मटेरियल, बच्चों की टीचर बहुत सारे काम करती है। एनसीईआरटी जो नेशनल लेवल पर काम करती है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण, यहाँ पे रिसर्च शिक्षा के क्षेत्र में, और उस सारी चीज़ें इसी में होती हैं। किताबें छापने का सारा इसी का ही काम है। माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायिकरण और तकनीकी, मेडिकल तथा शिक्षा, कृषि शिक्षा, तो ये सारे वो संस्थाएं हैं जो कि माध्यमिक स्तर पर कार्य कर रहे हैं, जो मानव पूंजी निर्माण में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। अब बात करते हैं हम उच्च स्तर पे, यानी हायर एजुकेशन की बात करते हैं। हायर एजुकेशन की बात करें तो उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालय, कॉलेज, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को शामिल किया जाता है। जितने भी कॉलेजेस आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, यानी जितने भी हमारे बीबीए, एमबीए, जितनी भी कोर्स कराते हैं आफ्टर 12th क्लास +2 के बाद, जितने भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आप कोई कोडिंग सीख रहे हैं, आप जावा सीख रहे हैं, आप पाइथन सीख रहे हैं, कोई भी टेक्निकल कोर्स, आप एनिमेशन सीख रहे हैं, मल्टीमीडिया सीख रहे हैं, दिल्ली में एक डिक्स है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, उन सबको हम उच्च शिक्षा में शामिल करते हैं। जितने भी कंप्यूटर कोर्सेज होते हैं 12वीं के बाद, टैली हो गया, बहुत सारे कोर्सेज हैं, वो सब उच्च शिक्षा में आ जाते हैं। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी सुधार हुआ है। लगभग 749 यानी 31 मार्च 2016 तक विश्वविद्यालय देश में उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, यानी 750 के लगभग विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज हैं जो अभी भारत में अब देखते हैं। इसमें 46 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, यानी केंद्र सरकार के 46 हैं, और स्टेट गवर्नमेंट के हमारे 345 यूनिवर्सिटीज हैं, और 123 यानी 123 मानित विश्वविद्यालय और 235 निजी विश्वविद्यालय हैं। यानी ये वो आंकड़े हैं जो पूरे देश में जो उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिसमें से हमारे ये केंद्र सरकार के हैं, ये हमारे राज्य सरकार के हैं, ये मतलब रिकॉग्नाइज्ड हैं, मानित हैं, मान्यता प्राप्त हैं, और ये निजी संस्थाएं हैं। देश में कॉलेजों की संख्या लगभग 37,704 वर्ष 2012 से 13 है, यानी इतने हमारे कॉलेजों की संख्या है। ये मैं बात कर रहा था यूनिवर्सिटीज यानी विश्वविद्यालय की। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी। अब उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली मुख्य संस्थाएं इस प्रकार हैं। पहली तो यूजीसी है, जो कि लिस्टेड है, जो जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, कोई भी शैक्षिक संस्थान को जो मान्यता देता है वो ये देता है दोस्तों, यूजीसी, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, उसका कोई सा भी कॉलेज हो, उसको जो मान्यता देता है वो यूजीसी देता है। जैसे 10 से लेकर 12वीं तक को एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड, क्या दोस्तों सीबीएसई बोर्ड करता है ना, ऐसी यूनिवर्सिटी के लेवल पे यूजीसी करता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ऐसी दोस्तों दिल्ली में आपने सुना होगा इंदिरा गांधी मुफ्त विश्वविद्यालय, जिसे इग्नू कहते हैं, ठीक है। ये भी ग्रेजुएशन की, यहाँ से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, कई सारे कोर्सेज हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE, और एक मैंने अभी आपको बताया भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जो अभी कोरोना वैक्सीन के लिए काम कर रही है दोस्तों। तो ये सारी संस्थाएं जो कि आपके लिए काम कर रही है, भारत में पूंजी निर्माण करने में सहायता दे रही है दोस्तों, ठीक है। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि आखिर वो कौन सी वजहें हैं, वो कौन सी समस्याएं हैं भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित समस्याएं, यानी शिक्षा का जो विकास नहीं हो पा रहा, यानी जो एजुकेशन सिस्टम हमारे देश में, भारत में नहीं सुधर पा रहा, तो उसकी क्या वजह है। उसकी कुछ वजह हैं दोस्तों। पहली वजह
कि भारत की जो जनसंख्या है ना वो बहुत ज़्यादा है, 135 करोड़ लोग हैं या उससे भी ज़्यादा। और दोस्तों उसमें से ज़्यादातर लोग अनपढ़ हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के, क्योंकि वहाँ पे स्कूलों की, विश्वविद्यालयों की, शिक्षकों की, बुनियादी ढांचे की बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है ना, ये एक रीज़न है। अनपढ़ व्यक्तियों की बड़ी संख्या है। एक तो ये समस्या है जिससे शिक्षा का विकास नहीं हो पा रहा। शिक्षा का विकास नहीं हो पा रहा तो मानव पूंजी निर्माण नहीं हो पा रहा। मानव पूंजी निर्माण नहीं हो पा रहा तो आर्थिक संवृद्धि दर नहीं बढ़ रही। आर्थिक संवृद्धि दर नहीं बढ़ रही तो आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा। आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा तो देश में निर्धनता, बेरोजगारी क्या है, फैल रही है। दोस्तों आ रही है मेरी बात समझ? इन सब के बीच में क्या लिंक है, आपको मेरी बात बिल्कुल क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपर्याप्त व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा। यानी हमारे जो स्कूल्स हैं, पहली से लेकर 12वीं तक बात करें या प्री स्कूल बोलें, नर्सरी, केजी, यूकेजी, फर्स्ट टू 8 बोलें, प्राइमरी स्कूल्स हो गए, माध्यमिक यानी हमारे माध्यमिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हो गए, या फिर हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हो गई, वहाँ पे ना आप पर्याप्त व्यावसायिक यानी वोकेशनल सब्जेक्ट की बहुत कम है। यानी जो शिक्षा दी जा रही है ना वो सिर्फ किताबी शिक्षाएं दी जा रही है। व्यवसाय से जुड़ी हुई, मैनेजमेंट से जुड़ी हुई, कोडिंग से जुड़ी हुई, बिजनेस कैसे रन करना है, यानी केवल और केवल एक रट्टू तोता पैदा किया जा रहा है। दोस्तों किताबी ज्ञान दिया जा रहा है, उसे प्रैक्टिकल रूप में नहीं सिखाया जा रहा। तकनीकी शिक्षा का बहुत अभाव है। कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, कोडिंग की नॉलेज नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, बेसिक, मेरी बात समझ रहे हो आप? कंप्यूटर युग है ये, ठीक है, और बिना कंप्यूटर नॉलेज दिए आप शिक्षा में विकास कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं? लिंग भेद का प्रभाव, क्योंकि बहुत सारे भारत में लड़कियों को पढ़ाने में बिल्कुल सोचते हैं, और खासकर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, शहरी क्षेत्रों में भी है ये, बट ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है कि लड़कियों को कम मात्रा में पढ़ाया जाता है, जो कि मानव पूंजी निर्माण में एक बहुत बड़ा अवरोध है। दोस्तों क्योंकि लड़कों को तो फिर भी शिक्षा देने के लिए माँ बाप कुछ प्रयत्न करते हैं, परंतु लड़कियों को तो वो सोचते हैं कि उन्हें एक दिन दूसरे के घर जाना है तो इसे क्या पढ़ के फायदा है। ग्रामीण सोच, ये मैं नहीं सोच रहा हूँ, रूढ़िवादी सोच है, ये बिल्कुल गलत है, बट क्या करें, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से भारत में शिक्षा के विकास में बहुत सारी समस्याएं होती हैं और ये अवरोध है। दोस्तों इसके बाद देखते हैं हम कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत पहुंच का निम्न स्तर, यानी मैंने आपको पहले ही कहा ना कि स्कूलों की संख्या हो गई, प्राथमिक स्कूलों की संख्या हो गई, माध्यमिक स्कूलों की बात कर लें, कॉलेजेस की बात कर लें, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम है। दोस्तों जिसके वजह से वहाँ के लोग, वहाँ के बच्चे दूर दराज के जो क्षेत्रों में रहते हैं वो शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाते हैं, जिसके वजह से उनका आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, भावात्मक विकास या कुल मिला के कहें कि सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा अवरोध पैदा हो जाता है। तो ये आप मेरी बात समझ रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि भारत एक गांव का देश है और गांव में शिक्षा का जो स्तर है, जो पहुंच है, वो बहुत कम है, जिसके वजह से दोस्तों कि शिक्षा का विस्तार नहीं हो पाया है, वो अभी तक सिर्फ शहरों तक ही सीमित है। बात करते हैं शिक्षा के विकास पर सरकार द्वारा कम व्यय। भारत सरकार अपने कुल जीडीपी का बहुत कम भाग शिक्षा पे व्यय करती है, जिसके वजह से मानव पूंजी निर्माण में अवरोध पैदा होता है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे पश्चिम के देश हैं जो अपनी जीडीपी का 10% अपनी एजुकेशन, अपनी हेल्थ में क्या करते हैं, खर्च करते हैं, जिसके वजह से वहाँ पे आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास आया, क्योंकि शिक्षा के ही माध्यम से दोस्तों बेहतर चिकित्सक, बेहतर शिक्षक, बेहतर इंजीनियर, सब कुछ बेहतर मिलेगा। और जो भी नैतिक गुणों की भी बात करें तो नैतिक गुणों का भी विकास होगा। यानी शिक्षा केवल व्यवहारिक
गुणों को नहीं, नैतिक गुणों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भारत भी पढ़े और बढ़े तो इस वीडियो को लाइक करके आप मुझे मोटिवेट करें। और अगर अभी तक आप मेरे साथ इस वीडियो में बने हैं तो तहे दिल से मैं आपका आभारी हूँ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।